Hello, Vita. Today we're going to start chemical bond, chemical bonding. As already I have discussed, there are three chapters which are known as the foundation chapters for the chemistry: atomic structure, periodic table, and chemical bonding. And after this, we will be able to understand the chemistry. तो फिर हमें किसी टॉपिक को करते हुए कोई प्रॉब्लम खास नहीं होगी. तो बॉन्डिंग जो है ये इसका पहला लेक्चर है और इसमें जो है हमें स्टार्ट करते हैं इसको. So at the end of this topic, we probably will be able to answer few questions. तो ये क्वेश्चन है, तो इनको जो है हम आंसर कर सकते हैं कि डिफाइन केमिकल बॉन्ड, why atoms form bond, define ionic bond, why melting point of magnesium and sodium chloride are very high, why the melting point of magnesium oxide is greater than sodium chloride, arranging these compounds, these are all ionic compounds, and how they will be arranged according to their increasing melting point, why ionic compounds do not conduct electricity in solid state and they conduct in aqueous and molten state. These are the questions which are normally asked, okay, regarding related to this topic. तो हम start करते हैं इसको. तो bond जो है, bond का term जो है आप लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा, और बॉन्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दो चीजों को कनेक्ट कर दे, जोड़ दे. तो इसे हम कहते हैं फोर्स विच बाइंड टू और मोर पार्टिकल्स टुगेदर. ऐसी कोई भी चीज जो दो चीजों को जोड़ दे, दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ दे, कनेक्ट कर दे आपस में, उनको उसे बॉन्ड कहते हैं. जैसे स्टेपल की पेन जो होती है वो दो पेपर्स को जोड़ देती है या ज्यादा पेपर्स को जोड़ देती है, तो स्टेपल की पिन जो है दैट विल बी एक्ट एज अ बॉन्ड. इसलिए एक नेल जो है वो वुड के दो पार्ट्स को जोड़ देता है, तो दैट विल टर्म एज अ बॉन्ड. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो थिंग्स की बात हुई है, पार्टिकल्स की बात हुई है, तो केमिस्ट्री में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स. इसलिए बॉन्ड से जब जैसे केमिकल बॉन्ड में मूव करेंगे हम, तो फोर्स दैट बाइंड एटम्स टुगेदर, ऐसी फोर्स जो एटम्स को जोड़ दे उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी द फोर्स व्हिच बाइंड एटम्स टुगेदर. एटम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक मेटल एंड एक नॉन मेटल. आपको स्टेयरकेस लगा के ये बात समझा दी थी. देखिए, अगर आपके पास दो एक तरह के जो एटम्स हैं वो उनको हम कहते हैं मेटल्स, जबकि दूसरे हैं हमारे पास नॉन मेटल्स. अब इनमें जो बॉन्डिंग होगी, हमें जोड़ना होगा, तो इसकी कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता है आपके पास कि मेटल के साथ नॉन मेटल आ जाए. दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके पास कि मेटल के साथ मेटल आ जाए. और तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल आ जाए. इन तीन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. इसलिए हमारे पास बॉन्डिंग की भी तीन टाइप्स बन जाएंगी. अगर तो मेटल एंड नॉन मेटल जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. अगर मेटल मेटल जुड़ जाए इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड. और अगर नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल जुड़ जाए इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है? तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, और पीरियोडिक टेबल से हम देख के बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी. ये आपको दिखाई थी स्टेयरकेस लगी हुई है, इसमें ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये सारे मेटल्स हैं. तो अगर मैं दो तीन कंपाउंड यहाँ पे लिखूं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल एग्जिस्ट बिटवीन दीज कंपाउंड्स. मैंने उठा के लिखा सोडियम क्लोराइड, फिर मैंने उठा के लिख दिया मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम लिख देता हूँ, बहुत सारे एटम जुड़े होंगे आपस में. फिर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन के साथ कार्बन को जोड़ देता हूँ. इस तरीके से मैं C6H12NO6 की बात कर लेता हूँ. अगर आप इसको देखें तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं. इन दो एलिमेंट्स में से जो सोडियम है वो यहाँ है, जबकि क्लोरीन जो है वो यहाँ पर है. एक मेटल एक नॉन मेटल है, इसलिए हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड. मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम ये रहा और दूसरा मैग्नीशियम भी ये रहा, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी टर्म्ड एज मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल मेटल के दरमियान हो गया. नेक्स्ट के लिए
हमने यहाँ पर रेड कलर उठा लिया, तो ऑक्सीजन को अगर चेक करते हैं तो ऑक्सीजन इज हियर, जबकि कार्बन जो है वो भी इस तरफ है। दोनों शेयर के केस के इस तरफ है, इसका मतलब इसमें जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कोवेलेंट। एंड द लास्ट वन, कार्बन जो है आपको नजर आ चुका है, ये रहा। हाइड्रोजन जो है ये रहा, हाइड्रोजन गैस होती है, नॉन मेटल है। एंड ऑक्सीजन जो है ये रहा, सारे के सारे नॉन मेटल है, तो इसमें भी जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कोवेलेंट। तो इस तरीके से सबसे पहला काम तो ये कि हमें कंपाउंड देख के रिकॉग्नाइज कर सकेंगे बॉन्डिंग कौन सी टाइप की हो रही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज, तो हमने ये तीनों टाइप्स जो है यहाँ पर आपके सामने लिख दी हैं। तो जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, और इस तरीके से जो कार्बन है वो सॉलिड है, दोनों मिल जाते हैं तो एक गैस बन जाती है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट से इंटायरली डिफरेंट होती हैं। हमारा पहली बात तो ये कि इनको एटम्स को बॉन्डिंग करने की जरूरत क्यों है, क्यों करते हैं बॉन्ड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। वैसी जिंदगी गुजारने क्यों बॉन्डिंग करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, या टू बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यही उनका आउटर शेल कंप्लीट हो। तो ये बॉन्डिंग करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बॉन्डिंग करके इनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बॉन्डिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका आउटर शेल पहले से कंप्लीट होगा वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो ग्रुप 8 जो है उनकी आउटर शेल में आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है तो दे डू नॉट नीड टू बॉन्ड, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे फिर। और जो बॉन्डिंग करने की वजह है दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट आउटर शेल। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस का मतलब होता है कैटाइंस, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के लिए करना क्या होगा इनको, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये बात कंफर्म है। अगर मुझे कोई कहे कि मेटल को एक फ्रेज में डिफाइन करें तो मैं बोलूंगा ऐसा कोई भी पार्टिकल विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये एनाइंस बनाते हैं, फॉर्म एनाइंस। मतलब इनके चार्जेस जो है नेगेटिव होते हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक वो एलिमेंट्स हैं जो लूज करते हैं और दूसरे जो हैं वो गेन करते हैं, और ऐसा करने से इनका काम बन जाता है। तो मेटल्स के पास आपको पता है कि ग्रुप 1, 2 और 3 वाले होते हैं मेटल्स कॉमन, तो दे हैव फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल, सो दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। उनकी रिएक्टिविटी यही होती है कि जो जितनी जल्दी लूज कर दे। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल है दे नीड इलेक्ट्रॉन, इनको फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर दे नीडेड, दे नीड फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स, इनको बहुत कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ग्रुप 6 हो गया, 7 हो गया, तो दे रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर तो जिंदगी में इनका कॉम्बिनेशन ये बन जाए, देखिए एलिमेंट्स तो पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड है, तो कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि मेटल के सामने नॉन मेटल आ जाए तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये अगर देखें यहाँ से हम कि इसके पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट शेल में है एंड 8 यहाँ पे आ गए आपके पास और एक इसके पास। ये जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर ये इसको लूज कर दे
तो ऐसा करने से देखिए इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया और इस दौरान इसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा। क्यों? इसने किया किस लिए? आपने सिर्फ आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। इट वाज अनअवेयर कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, पर चार्ज आ गया इसके ऊपर। सिमिलरली अगर मीनवाइल आपके सामने इसके सामने क्लोरीन था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर उसका आउटर शेल भी कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया ना। ऑलरेडी जो थे पहले इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, दे वर फ्री to move everywhere, but now there will be force of attraction developed between these two particles, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे ये और फिर अलग नहीं होंगे। अलग करने के लिए we need to provide some force, वरना ये हटेंगे नहीं। तो ये जो है हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है आपके सामने डिस्प्ले किया। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं द फोर्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पहले फोर्स बाइंड two or think particles together, हमने कहा force that bind atoms together, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the force that bind ions together, oppositely charged ions together, ये भी कह सकते हैं। लेकिन हम पूरे प्रोसेस को एलोबरेट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि bond formed by complete transfer of electron। तो now this is a key word, complete transfer of electron। अब कहां से कहां होता है? from metallic to नॉन मेटेलिक एटम होता है हमेशा, क्योंकि मेटल हमेशा लूज करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक एटम। दिस वाज द मेटल, सो इट विल लूज, दिस इज नॉन मेटल, इट विल गेन। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे लेके चलते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये है दूसरा, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 12। अगर कंफ्यूज करें तो ये बन जाएगा 2, 8 एंड 2। इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 लूज करने हैं, जबकि फ्लोरीन के आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 1। तो फिर कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो एक फ्लोरीन से कहेगा कि तुम आओ, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ऐसा करने से इसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, देखिए, और इसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, और मीनवाइल इसका भी इलेक्ट्रॉन आउटर शेल कंप्लीट हो गया। इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 2। इसने भी एक गेन किया है और इसने भी एक गेन किया, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए जो इसका फार्मूला बनेगा, जो हम फार्मूला राइटिंग क्या करते थे, हम कहते थे कि मैग्नीशियम पे चार्ज हो गया 2 एंड फ्लोरीन पे चार्ज हो गया -1। इसको हम इस तरीके से बनाते थे फार्मूला कि MgF2 बन जाएगा। अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि असल में ये काम हो रहा था, इस चीज का फार्मूला MgF2 है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, जबकि वो एक गेन कर सकता था। इस वजह से ये आपके पास ये बन गया। Again, if you can see, there is a force of attraction will develop between these particles। तो ये पॉजिटिवली 2 चार्ज पार्टिकल जो है इन दोनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा और इनके दरमियान फोर्स बन जाएगी। ये जो फोर्स चार्जेस की वजह से आती है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। शुरू में होगा क्या कि ये प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा, ये वाला या वो वाला सोडियम वाला, तो एकदम से बहुत सारे पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अगर कि ये सोडियम के एटम बना रहा हूं मैं, ये सारे जो है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। सिमिलरली आपके पास यहां पर ये एटम हो गए क्लोरीन के, जबकि ये एटम्स हो गए सोडियम के। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये सब पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ये भी। तो आपके पास बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएंगे, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब सिंबल की फॉर्म में करना, सिंबल की फॉर्म में करने के सोडियम आयन बन जाएगा, फिर सोडियम आयन बन जाएगा, और फिर सोडियम आयन बन जाएगा बहुत सारे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी ये काम होगा। एंड ऑन द अदर हैंड ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो आपके पास जो एक रैंडम सा क्लस्टर सा बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके दरमियान खुद ब खुद फोर्सेस डेवलप होंगी, अट्रैक्शन की भी और रिपल्जन की भी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके दरमियान जो है रिपल्जन स्टार्ट हो गई, रिपल्जन लिख दिया मैंने, जबकि इनके दरमियान बन गई अट्रैक्शन। ये अपने आप को खुद ब खुद
सॉर्ट करेंगे और इस क्लस्टर की फॉर्म से, जो कि जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इससे क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएंगे, इससे एक ऑर्डर में आ जाएंगे। क्लस्टर में ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर फॉर्म है ये। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप हो रही है अट्रैक्शन रिपल्जन की, उसकी वजह से ये एक ऑर्डर में आ जाएंगे। होगा ये कि सोडियम से दूसरा सोडियम दूर हो जाएगा, जबकि क्लोरीन इसके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी सराउंडिंग में कौन आ जाएगा? इसकी हर तरफ से इसकी सराउंडिंग में क्लोराइड आ जाएगा। और अगर ये क्लोराइड है तो क्लोराइड की सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे? सोडियम आ जाएंगे। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोडियम के सामने सोडियम आ जाए, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, सबको पता है। तो here we can see each ion is actually surrounded by 4 oppositely charged ions. सोडियम को देखें तो इसके साथ सराउंडिंग में 4 आयन्स आ रहे हैं। मीनवाइल अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्लोराइड के सराउंडिंग में भी 4 आयन्स आ रहे हैं। अब इसमें 2 आयन्स आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया है और वाई एक्सिस बनाया है, इसलिए आपको 4 नजर आ रहे हैं। एक जेड एक्सिस भी होता है, एक इसके पीछे और एक इसके आगे। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आयन्स आएंगे। तो जिसको हम एलॉबरेट करने की कोशिश करें अगर, तो होगा ये कि आपके पास अगर ये सोडियम था, किसी जरा बड़ी जगह पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास ये सोडियम था, तो आपको पता है कि इसके 3 एक्सिस होते हैं, इधर, इधर, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इसकी सराउंडिंग में सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पे भी क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड और यहाँ पर भी क्लोराइड। और एक आयन जो है एक्चुअली इट विल बी सराउंडेड बाय 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। और इस तरीके से अगर हम क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड में भी ऐसा ही होगा कि इसकी सराउंडिंग में आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आएगा। तो इसकी सराउंडिंग में सारे के सारे कौन आ जाएंगे? सोडियम आयन आ जाएंगे। तो पॉजिटिव को नेगेटिव सराउंड करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव सराउंड करेगा। और होगा ये कि नॉर्मली इन आयनिक कंपाउंड्स जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं तो ईच आयन इज सराउंडेड बाय 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जिनकी सराउंडिंग में वी कैन काउंट कि देयर आर 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो इस तरीके से अगर आपको लैटिस देता है 2D में या 3D में कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है, तो आयनिक कंपाउंड कभी भी लैटिस हो, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयनिक कंपाउंड उठा के दे दिया उसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आपको जब इसका क्यूब बनाना होगा 2D में, तो 2D में हमने इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की ये, और इसमें ये हमने बना दिया। ये पूरा जो है एक नेट सा लग रहा है, इस नेट को हम कहते हैं लैटिस। इसको नेट को हम कहते हैं लैटिस इंग्लिश में। और इसमें क्या चीज अरेंज होती है? इसमें आयंस अरेंज होते हैं, जिसको हम आयनिक लैटिस भी फिर कह सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इन चीजों को हटा दिया और आपके सामने इसको ये 2D में अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, इसको बोला कि कंप्लीट कर दो इसके लिए, तो हम बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर ये आपके पास एल्यूमिनियम है जिसपे चार्ज पॉजिटिव 3 है, तो इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं आ सकता। तो इसकी सराउंडिंग में आपको लाना पड़ेगा किसको? ऑक्साइड को। और ऐसा ऊपर फार्मूला कुछ भी लिखा हो तो फार्मूला राइटिंग है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, इसका जो नंबर है वो 2 लिखा हुआ है, इसका नंबर 3 लिखा है, इग्नोर इट। You need to keep in mind कि each ion will be surrounded by oppositely charged ions. इस तरीके से ऑक्सीजन की सराउंडिंग में कौन आएंगे? सारे के सारे एल्यूमिनियम आएंगे। तो each positive will be surrounded by negative and each negative will be surrounded by positive, and if we try to complete this structure, so this will be going on, ये चलता रहेगा और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम कहते हैं जाइंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो एंड नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और एंड नहीं हो रहा, इसे हम कहते हैं जाइंट स्ट्रक्चर। और इनके दरमियान जो फोर्स है जिसने इनको होल्ड किया हुआ है, जो चार्जेस की वजह से है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स बन रही है, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स चार्ज पार्टिकल के दरमियान होती है, चार्जेस के दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड डायग्राम बन जाएगी। ये हो सकता है आपको 3D में दे दे और बोले कंप्लीट कर दो, मतलब 3D में आपके पास ये डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बना के दे दे अगर आपको, और आपसे कहता है कि कंप्लीट कर दो इसको, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
और आपके पास इसको हम कहीं यहाँ से उड़ाते हैं तो ये भी बड़े आराम से कंप्लीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो जो है आपको कहता है कि आप इसको सेट कर दें किसके लिहाज से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिहाज से। तो अगर ये आपने किसी भी जगह पे एक एल्यूमिनियम लगा दिया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सराउंडिंग में इसके ऑक्साइड ही आएगा, यहाँ पे भी ऑक्साइड आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्साइड आ जाएगा। और इफ यू लुक एट क्लियरली तो ऑल्टरनेट में हमारे पास इसके ये आ रहे होते हैं। एक हमने गलत बना दिया था, तो यू कैन सी कि ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि एक दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आमने सामने आ जाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ से देखें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ से देखें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ से देखें पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस तरीके से क्यूब कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। ये समझाने के लिए आपको डायग्राम जो है चल रही होती है। इनके दरमियान जो फोर्स, उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये आपको सामने आ गई, आप इनको जोड़ के रखिए। इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास असल में कैसा होता है, असल में कॉम्पैक्टली पैक डायग्राम जो है कुछ आपके पास इस तरीके से होगी। तो ये इसकी असल पिक्चर दिखा रहे हैं। असल में फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके से अपने आप को इसने अरेंज किया होगा, जिसको आसान करने के लिए हम थोड़ा सा गैप्स देके जरा समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी नहीं होती डायग्राम एक्चुअली, ये इसकी ट्रू पिक्चर ऐसी होती है। पार्टिकल एक दूसरे में फंसे होते हैं और मूव नहीं कर सकते, तो ओनली टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी दैट इज वाइब्रेशन। तो ये आयनिक कंपाउंड था, और इसमें जो है हमें जो जिन बातों का पता होना चाहिए, तो उसमें जो है ये जो है हमारे पास कि बनता कैसे है आयनिक बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनके दरमियान पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है वो पता होनी चाहिए। तो हमें इन सारे क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। तो हम जो है अभी इसको पहले एंड कर दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, नॉट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। आयनिक कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जब कंपाउंड बना होता है, और इस तरीके से हमारे पास कोवलेंट में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं आपको अभी कोवलेंट तो नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी साथ साथ करवा रहा हूं, ताकि आपको अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोनों दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपको फिर याद आ जाए। देखिए पहली बात तो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ऑलवेज सॉलिड होते हैं, ऑलवेज सॉलिड होते हैं। जबकि कोवलेंट जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड, सॉलिड भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड में आपके पास एग्जांपल है ग्लूकोज की, लिक्विड भी हो सकते हैं ये, जैसे आपके पास एग्जांपल है H2O की, एंड गैस भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें अमोनिया एक एग्जांपल है, ये भी हो सकता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है। तो ये सॉलिड होते हैं, और वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई चीज सॉलिड है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है। अगर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो फिजिकल स्टेट मैटर की बन जाएगी सॉलिड, अगर फोर्सेस वीक होंगी तो गैस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आयनिक कंपाउंड काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए तो ये सॉलिड होते हैं हमेशा, कुछ भी होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी, they have high melting points and boiling points। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पर एक शॉर्टकट में बता रहा हूं बात को कि नॉर्मली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब जो 500 से ज्यादा मतलब इनका होगा। तो अगर आपसे कहता है एक सब्सटेंस एक्स था, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 300 है या 200 है, तो उसमें हम चले जाएंगे किस तरफ, कोवलेंट की तरफ चले जाएंगे। वो आयनिक नहीं हो सकता। अगर वो कहता है 700 है या 900 है या 1000 है, इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे वो। तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा आपको काम देगा, फायदा होगा इसका। नंबर 2, इसकी जब बात करते हैं तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके हाई होते हैं, इनके लो होते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो है, नंबर 3, दैट इज दे do not conduct electricity
इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव, आयंस मूव नहीं कर सकते। दिखाते अभी, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव प्लेट लगा दी और मैंने यहां पर लगा दी नेगेटिव प्लेट, अब होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है ये जाना चाहता है इस तरफ, इस प्लेट पे जाना चाहता है अपोजिट चार्ज की तरफ, लेकिन इसकी सराउंडिंग में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स बनी हुई है, तो ये फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। इस तरीके से अगर हमारे पास इस पार्टिकल की बात करते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन इधर जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्सेस इनके दरमियान है, तो ये मूव नहीं कर सकेगा और इसको रोक के रखा होगा, तो ये इसलिए मूव नहीं कर सकते। तो मूव नहीं कर सकते तो कंडक्शन नहीं होगी। अब जो है नेक्स्ट बात पे आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉलिड में तो कंडक्ट नहीं कर रहे थे, बट दे कंडक्ट इन लिक्विड, मतलब आप इनको मेल्ट कर दे, पिघला दें इनको, एंड मोल्टन स्टेट, एक्वस स्टेट सॉरी, या आप इनको पानी में डिसॉल्व कर दें। तो सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस में कंडक्ट करते हैं। एक्वस में कैसे कंडक्ट करते हैं, यहाँ पर हम पहले इसका आंसर लिख दें क्यों करते हैं। बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। ये बात जो है हम यहाँ पर, जैसे इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा, तो पानी में आपको पता है कि बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है सारे, मैंने बनाने की कोशिश की है, H2O। जैसे इसमें आप छोड़ेंगे तो इसमें Na, ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ये भी आजाद हो गए, एंड क्लोराइड भी आजाद हो गए, क्लोराइड भी इसमें आजाद घूम सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब अगर आप इसमें प्लेट लगाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अगर आपने इसमें पॉजिटिव प्लेट लगा दी यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दी आपने और बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, तो फिर ये वाले पार्टिकल इस तरफ जा सकते हैं क्योंकि मूव कर सकते हैं, सिमिलरली ये वाले पार्टिकल इस तरफ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसलिए जो है कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी। या इनको पिघला दें या इनको पानी में डिसॉल्व कर दें, तो एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इनकी बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, दे नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कोवेलेंट जो है कभी कंडक्ट नहीं करते, इसमें एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट नंबर 1 ग्रेफाइट करेगा, ये हम आगे चल के देखेंगे क्यों करता है वो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2, एसिड्स जो होते हैं वो सारे कोवेलेंट होते हैं। एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड्स जो है आयंस बनाते हैं, हाइड्रोजन आयंस, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में ये कंडक्ट करेंगे। एंड द थर्ड आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड जो कंडक्ट करेगा, दैट इज एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया, इससे आपके पास 2 आयंस बन जाते हैं पानी में, ये एंड ये आगे चल के देखेंगे इसको। तो अभी हल्का से इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखिएगा, तो ये कभी भी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि दे नेवर कंडक्ट, वोंट कंडक्ट, ठीक है। वो तो सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन दूसरी फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, तो ये तो कभी भी कंडक्ट नहीं करते। इसमें सिर्फ 3 एक्सेप्शन है जो कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात जो है बार बार आती रहेगी हमारे पास केमिस्ट्री में, इसलिए आपको 2 चीजों के बारे में बता दें, जो 2 चीजें हमारे पास कंडक्ट करती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी बात जरा अर्ली है, लेकिन खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। एक होता है हमारे पास वर्ड कंडक्टर और एक हमारे पास वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों कंडक्ट करते हैं, दोनों जो है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट बोथ। तो फिर डिफरेंस क्या होता है?
कंडक्टर जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करता है। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है, एक में आयंस हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आपने बात को उल्टा लिखा तो आपके मार्क्स बिल्कुल वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, काट देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कंडक्टर की एग्जांपल्स क्या होती हैं हमने आगे जाके पढ़ना है अभी इसको, इसमें हमारे पास वैसे ही कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है इसको चैप्टर को, तो इसलिए मेटल्स है हमारे पास सारी, एलॉयज है एंड ग्रेफाइट है, बस। जबकि यहां पर हमारे पास एग्जांपल जो हैं वो हैं इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस या फिर मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं। दूसरा हो सकता है हमारे पास एक्वस एसिड्स, उसमें भी आयंस बन जाते हैं हमारे पास, एंड एक्वस अमोनिया। देखें ये जो मैंने अभी आपको बताया है इसको अभी आपको बता तो दिया, आप समझ लें कि ये अभी फिलहाल टाइम से जरा पहले बता दिया, एक्स्ट्रा है फिलहाल, लेकिन इट विल हेल्प यू। आगे हमने बहुत कुछ करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो आगे जो है अगर ये चीजें बच्चे को किसी को ज़हन में रह जाती तो उसका फायदा ही होगा अल्टीमेटली। अब जो है यहाँ पर हमने इसमें नोट्स में ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, तो हम इनके मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखना है और फिर जो हम इसको आगे हम करते हैं। देखिए अगर आपसे कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम, तो उसको हम जरा एलोबरेट करते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उनके सबके आंसर्स भी आपके सामने। ये हमेशा सॉलिड होते हैं, कौन, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से टाइटली पैक्ड होते हैं आयंस। नॉन वोलेटाइल मतलब एवोपरेट नहीं होते, जैसे कोई और चीज पेट्रोल वगैरह उड़ जाता है इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड है मेल्ट वो नहीं होते, एवोपरेट नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट के बहुत ज्यादा होते हैं नॉर्मली, वाली बात हमने कर ली थी। क्योंकि मेल्टिंग में होता क्या है, मेल्टिंग के प्रोसेस में होता क्या है ये बात पता होनी चाहिए। मेल्टिंग में असल में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ज्यादा टेम्परेचर। इस बात से हाई मेल्टिंग पॉइंट से या लो मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो अगर आपको कभी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड चेक करनी हो, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लें या फिर बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लें। अगर ज्यादा है तो फिर बॉन्ड भी स्ट्रांग है, अगर कम है इसका मतलब ये भी फिर वीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर बिटवीन अपोजिटली चार्ज लाइंस आर वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए ऐसा होता है। दैट इज व्हाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्सेस। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात अभी आपको समझाते जाएंगे भी साथ साथ। यहां पर पहला क्वेश्चन आया कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स आर वेरी हाई। ये दोनों ही आयनिक हैं, बोला दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, उसकी वजह बोथ आर आयोनिक कंपाउंड्स एंड यहां पर लिखेंगे विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है इससे, दोनों आयनिक तो है, ज्यादा क्यों हो गया। ज्यादा होने की वजह क्या है कि मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, जबकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं
सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम पे चार्ज होता है +1 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। तो इनमें चार्जेस कम है तो फोर्स भी वीक होगी, इसमें चार्जेस डबल हैं तो फोर्सेस भी डबल होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। तो has charges positive and negative too, तो stronger forces, electrostatic forces than NaCl where charges are +1 and -1, इस चीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो हमने ये वाली बात जो थी इसको अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। इसका चार्ज है 2, इसका भी चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 3, इसका चार्ज 2। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। तो जिसमें चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, इसलिए इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से लिखना है आपको। तो आपके पास सबसे कम हो जाएगा NaCl, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि उसके चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। तो ये वाली बात जो है, हमें अगर कभी भी कोई दे दे आयनिक कंपाउंड उठा के उसमें मेल्टिंग पॉइंट कोई हमें पूछे किसका ज्यादा होगा, तो हम चार्जेस की टर्म में बात करेंगे। हायर द चार्जेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। उसका आंसर लिखा हुआ है, इन सॉलिड स्टेट्स आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जबकि मोल्टन और एक्वस में आयंस फ्रीली मूव कर सकते, इसलिए ये कंडक्ट कर सकते हैं एक्वस और मोल्टन फॉर्म में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अगर हम आंसर करना चाहें, ये कोवलेंट है आयनिक के, ये रहे हमारे पास, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि इनके हम आंसर्स देख लें। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन केमिकल बॉन्ड। फोर्स that binds atoms together. Why atoms form bond, क्यों बनाते हैं? To become stable, to get outer shell complete, अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। आयनिक बॉन्ड इसमें पूरा हमने लिखना है कि ये बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक एटम। इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों होते हैं? बोथ आर ionic with strong electrostatic forces. मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? In magnesium oxide, charges are higher, that is +2 and -2. So electrostatic forces are stronger, while NaCl and NaCl charges are less,
that is +1 and -1. So electrostatic forces are weaker या less stronger. इनको अरेंज करना था, तो हमने एक काम भी करके दिखाया पीछे आपको. दोबारा जाके इनकी ग्रुप की पोजीशन देख के इनके हम चार्जेस निकाल सकते हैं. मैग्नीशियम का चार्ज 2 तक जिंगा भी 2, इसका चार्ज 3, इसका 2, इसका 1, इसका 1 एंड इसका 2, इसका 1. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको चार्जेस को. तो इनके जो आंसर्स आएंगे उसी लिहाज से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे. तो 4 हो गया, 6, 1 एंड 2. इस लिहाज से इंक्रीजिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से लिखना है आपको. तो सबसे कम वाला पहले लिखेंगे और सबसे हाई वाला बाद में लिखेंगे. उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसके बाद आ जाएगा आपके पास Al2O3. आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वस. उसकी वजह, इन सॉलिड ions cannot move freely. ये बात याद रखिएगा. यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रॉन लिखा तो मार्क काट देगा, आगे पढ़ेगा भी. बट इन एक्वस और मोल्टन forms ions can move freely. ये इसका आंसर हो गया. इसके बाद जो है हमारे पास नॉर्मली एक क्वेश्चन और आता है और वो है डिस्क्राइब कमर्शियल uses of two ionic compounds. ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में. तो हमारे पास इसके आंसर में दो आपको बता दें, बहुत सारे हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड, लेकिन दो की बात हो रही होती है और दो हैं हमारे पास सिलेबस में. एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज करते हैं हम लोग कमर्शियल स्केल पे, और एक हम इसको यूज करते हैं, इसको लाइम भी कहते हैं. दोनों आयनिक कंपाउंड हैं. तो इसको हम यूज करते हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए. लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए. और उसकी वजह क्या है? बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो फर्नेस जो है अगर आयरन की होगी तो मेल्ट हो सकती है 2000 पे, 1400 में मेल्ट हो जाती है. तो उसके अंदर जो है मड सा बना के ना इसका हम उसके अंदर लगा देते हैं, जैसे आप समझ तंदूर वगैरह होता है इस तरीके से. तो एक तो हीट लॉस नहीं होगी और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, इसको यूज करते हैं टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सॉइल. क्योंकि बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी. तो जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो रही होती है हमारे पास, उनके लिए पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है. तो अगर सॉइल की पीएच ज्यादा हो जाए और कम हो जाए, एसिडिक हो जाए सॉइल, तो उसमें हम इसको ऐड कर रहे होते हैं और ये बहुत लार्ज स्केल पे यूज हो रहा होता है इनका. ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड था. इंशाल्लाह इसके बाद जो है कोवेलेंट और बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.